जय हिंद छात्रों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे अल्पप्राण को, महाप्राण को, अघोष और सघोष को। आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अल्पप्राण कौन कौन से हैं, अल्पप्राण की संख्या कितनी है, सघोष और या घोष स्वर कौन से हैं, व्यंजन कैसे हैं। तो उन सारे प्रश्नों का आंसर जो है आज मिलेगा। और ये जो प्रश्न होते हैं काफ़ी कन्फ्यूजन भरे होते हैं, ये याद भी नहीं होता है अल्पप्राण और महाप्राण। तो कोशिश रहेगी कि आज की क्लास के बाद आपको जो है ये जो कन्फ्यूजन है अघोष की, सघोष की, अल्पप्राण की, महाप्राण की, इनकी संख्याओं की, वो सारी दूर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं जो हमारे वर्ड है, जैसे आपका क है, ख है, ग, घ और अंगा, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये आपके जो है 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। इसके बाद आपका आता है य, र, ल, व। ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। उसके बाद है आपका श, मूर्धन्य श और दंत श और ह। ये आपका जो है ऊष्म व्यंजन है। तो पहले हम इनकी कैटेगरी देख लेंगे, ये कौन कौन से हैं, हेडिंग के रूप में हम लिख लेंगे। जैसे ये आपका है क वर्ग, आपका ये पहला जो वर्ड है च, इस ये जो है इस वर्ड का नेता है और इसलिए ये जो है आपका वर्ग बन गया च वर्ग। फिर उसी तरह से देखेंगे, सेम उसी तरह से आपका ट वर्ग, ये आपका त वर्ग और ये आपका प वर्ग। ये आपका अंतस्थ व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन। और ये आपका हो गया ऊष्म व्यंजन। इन्हीं वर्णों में से आपके जो है आपके अल्पप्राण निकल के आएंगे, महाप्राण निकल के आएंगे, अघोष या घोष या सघोष जो है व्यंजन निकल कर के आएंगे। सारे जो है आपके व्यंजन हैं। जिस भी व्यंजन के नीचे यदि आपका हलंत लगा हो तो वो आपका व्यंजन होता है। तो इस हिसाब से अगर ये व्यंजन के रूप में देखा जाए तो सभी के नीचे हलंत लगा होगा, क्योंकि यह जो है व्यंजन हलंत रूप में होता है। जब इसके नीचे से हलंत हट जाता है तो फिर जो है यह वर्ण का रूप ले लेता है, यानी कि उस व्यंजन में जब स्वर वर्ण जुड़ जाता है तो फिर जो है यह रूप ले लेता है वर्णों का। तो ये व्यंजन वर्ण के रूप में हम इन्हें चूँकि पढ़ते हैं। तो अल्पप्राण, महाप्राण और अघोष सघोष की कैटेगरी को हम बांटते हैं। कलर चेंज कर लेंगे, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेंगे। हाँ, पहले हम देख लेते हैं, एक तरह से हम हेडिंग डालते हैं अघोष। अघोष व्यंजन। अघोष जो व्यंजन होते हैं इनके उच्चारण में जो प्राण वायु होती है जब हमारे यहाँ से बाहर आती है तो उसमें कंपन नहीं होता है। यानी कि अगर इसको शॉर्ट तरीके से हम इसे जानना चाहें तो ये आपका होगा कि कंपन रहित, कंपन रहित ध्वनि, कंपन रहित ध्वनि। अर्थात इनके उच्चारण में जो अघोष व्यंजन है, अघोष व्यंजन आपके कौन सा है, क है, ख है और यहाँ तक हम आएंगे क, ख और आएंगे हम यहाँ प, फ तक। यानी कि इसमें से हम कितने निकाल लिए, प्रत्येक वर्ग का पहला
और दूसरा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो क्या होता है, वह आपका होता है अघोष। और इसमें से देखेंगे तो आपका जो ये तीनों श है, यानी कि ऊष्म व्यंजन में से, ऊष्म व्यंजन से ये जो तीनों आपके जो तालव्य श है, मूर्धन्य श है और दंत श है, ये तीनों श, तो इस हिसाब से देखेंगे तो अघोष ध्वनि जो होगी वह एक तो कंपन रहित होगी, जब उसका उच्चारण होगा तो कंपन नहीं होगा, तो इसलिए जो है हम इसे क्या कहते हैं। अब हम उच्चारण करके देखते हैं क ख। देखिए क और ख के उच्चारण में कंपन नहीं है, लेकिन वहीं जब हम उच्चारण करते हैं ग घ अंग, तो जब हम क ख को उच्चारण कर रहे हैं तो वहाँ कंपन नहीं हो रहा है, तो ये आपका घोष है। लेकिन वहीं जब हम ग घ और अंग का उच्चारण कर रहे हैं तो वहाँ पे कंपन हो रहा है। तो अब जब यहाँ पे कंपन हो रहा है तो ये जो है आपका घोष या सघोष हो गया, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का, यानी जो स्पर्श व्यंजन है, यहाँ पे यहाँ देख लेंगे स्पर्श व्यंजनों की बात हो रही है, तो इसे हम कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजनों में जो प्रथम वर्ण है और द्वितीय वर्ण है वो आपका घोष है, जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण है वो आपका सघोष है। तो सघोष जो ध्वनि होती है उसे ही हम, जो सघोष ध्वनि होती है उसे ही हम घोष भी कहते हैं, सघोष। यहाँ हम लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है और भी एक्सप्लेन करना होगा घोष को तो फिर जगह कम पड़ जाएगी, तो हम यहाँ हेडिंग डाल लेंगे सघोष। सघोष को ही हम घोष के रूप में भी जानते हैं। जो सघोष ध्वनि होती है वही जो है घोष ध्वनि भी कहलाती है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सघोष या घोष बात एक ही है। और जो सघोष ध्वनि होती है या फिर अघोष ध्वनि होती है, यह इसकी खासियत क्या होती है, यह जो ध्वनि है यह होती है कंपन सहित, क्योंकि इसके उच्चारण में स्वर ध्वनियों में कंपन उत्पन्न होता है। अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं परिभाषा को, अघोष व्यंजन के उच्चारण में प्राणवायु बाहर आते उसमें प्राणवायु में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन सघोष ध्वनि में कंपन उत्पन्न होता है। तो बस एक ही लाइन से दोनों की हम परिभाषाएं जान सकते हैं, उनके बारे में अगर हमें अच्छे से पता है तो हम किसी भी एग्जाम में अगर हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं, यदि हमको क्लिक करना है आंसर को तो हम आंसर को क्लिक करते हैं। तो स्मार्टली जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कम लिखें, कम पढ़ें और ज़्यादा सीखें। तो इस हिसाब से जो अघोष ध्वनि होगी वो कैसी होगी, कंपन रहित होगी। जो सघोष या घोष ध्वनि होगी वो कंपन सहित होगी। उच्चारण करके भी मैंने आपको बता दिया, क ख च छ ज ट ठ त थ प फ। और ये जो घोष या सघोष ध्वनि है ग घ अंग च ज झ ञ ड ढ अड़ द ध न ब फ म। अब इसकी एक चीज़ और देखेंगे हम, ये जो चीज़ें बच गई यानी कि जो अंतस्थ व्यंजन है ये आपका अंतस्थ व्यंजन, और इसके अलावा जो है आपका ये जो बच गया ह, यानी कि ये आपके जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, इसके अलावा आपका अंतस्थ व्यंजन और ह, ये आपके हो गए सघोष या घोष। अब हम पहले इसको लिख लेते हैं, कलर चेंज करके हम लिख लेते हैं। देखेंगे पहले अघोष को देखेंगे तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, तो
प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा है क ख च छ, तो ये आपके 2 लाइनें देखेंगे तो 10 ये हो गए, और तीनों जो आपके स हैं तो 13 आपके जो है हो गए अघोष। यहाँ से देखेंगे तो 13 आपके अघोष हो गए। तो इनकी संख्या कितनी हो जा रही है? 13 हो जा रही है। ऐसे हम लिख सकते हैं, पेन पतले कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन एवं तीनों श, या हम कर सकते हैं इसको ऐसे न लिख करके हम लिख सकते हैं एवं ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन में हम तीनों श को प्रदर्शित कर सकते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य श और दंत श, तीनों को हम प्रदर्शित कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड जो है अघोष में आ गया, उसके अलावा उस व्यंजन में तीनों श आ गए। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसकी संख्या कितनी हो जा रही है? इनकी संख्या हो रही है 13। तीनों श हो गए और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड लिए तो ये 2 लाइनें जो है 5-5 की 10 हो गई। 10 और तीनों श हो गए आपके 13। ये आपका जो है अंडरलाइन कर लेते हैं ग्रीन से। जो भी आपका अघोष है, जो 13 संख्याएं हमने देखी हैं, तो ये आपके जो है आ गए इसमें ग्रीन में। इसके अलावा जो बच रहे हैं, तो यहाँ बच रहे हैं 3-3 की लाइनें से देखेंगे तो यहाँ पे 3 3 6 3 के 9 3 चौके 12 3 5 15 15 आपके ये हो गए, और यहाँ पर जो है ह भी हो गया तो 16 हो गया, और 16 4 जो है यहाँ पे 20 हो गया। 20 यानी कि 11 ल व अंतस्थ व्यंजन, ये आपके चारों वर्ड हो गए। और ये आपके जो है 15 15 4 19 और एक 20। तो यहाँ लिख लेंगे हम, थोड़ा सा पेन पतला करके इसको भी लिख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ड व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा व्यंजन तथा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व ह, अंतस्थ व्यंजन कर लेंगे हम इसे। अंतस्थ व्यंजन व ह, यानी कि अंतस्थ व्यंजन भी आ गया, ये ह भी आ गया सघोष में, और ये जो है 3-3 करके 5 लाइन, तो 5 15, ये 15 हो गए। 15 4 19 और एक 20। इसके अलावा जो स्वर होते हैं, जो कि स्वतंत्र होते हैं, उनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, और जो व्यंजन होते हैं, इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो जो स्वर होते हैं, जो कि अपने आप में राजा हैं, और उनका जो है सूत्र भी है स्वयं राजन्ते स्वर, यानी कि स्वर ऐसे होते हैं जो किसी के गुलाम नहीं है, उनका उच्चारण जो है स्वयं होता है। तो जो स्वर भी आ गए इसी में, स्वर। यहाँ पर हम करेंगे, लिखेंगे इसे, अंतस्थ व्यंजन ह व स्वर। तो स्वर जो होते हैं, स्वर की संख्या
11 होती है। और जब प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वरों की जो संख्या होती है वह 13 होती है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे जो स्वर है उनको लाना है, ना कि कुल स्वरों को लाना है। जब कुल स्वर की बात होगी तो कुल स्वर में आपके जो है अयुग वा जो अंग और अ हैं वो भी आ जाएंगे, लेकिन वहाँ इनको जो है यहाँ पर नहीं लाना है। यहाँ पर सिर्फ जो है आपके स्वर आएंगे जिनकी संख्या 11 है। तो इस हिसाब से अगर हम जोड़ते हैं तो ये जो संख्या हो रही है आपकी यहाँ पे 20 हो रही है, और 20 और 11, जब हम यहाँ 20 और 11 को प्लस कर देंगे तो 20 और 11 मिल करके कितने हो जाएंगे, 20 और 11 मिल करके आपके हो जाएंगे कुल 31। तो इस हिसाब से देखेंगे तो सघोष या घोष व्यंजनों की संख्या 31 होती है, और जो अघोष व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 13 होती है। पलट देंगे आप, एक देखेंगे ट्रिक। अघोष मतलब कम, और अघोष को जब आपने पलट दिया तो हो गए घोष। आसान सी ट्रिक है। घोष आपके हो गए 13, और जब इसी को आपने पलट दिया, यहाँ पर आपने जब इसे पलट दिया तो ये हो गए आपके 31। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। ये आपके अघोष हो गए, ये आपके अघोष हो गए, और ये हो गए आपके सघोष। दो बॉल हैं आपके पास, एक बॉल का नाम है अघोष और दूसरे बॉल का नाम है सघोष। एक की संख्या 13 है, यानी कि एक की अगर संख्या पता है, घोष की संख्या पता है या अघोष की संख्या पता है, फिर उसको आपने उन नंबरों को पलट दिया तो दूसरे वाले नंबर हो गए। तो उम्मीद है कि ये जो ट्रिक जो मैंने आपको पहले समझा दिया, पहले एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके बाद मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, तो उम्मीद है कि ये आपका अघोष और सघोष जो है बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, और आप ये क्लास लेने के बाद शायद न भूलें। अब हम देख लेते हैं अल्प प्राण को और महाप्राण को। पहले हम लिख लेंगे नंबरों को। आपका ये है क, ख, ग। एक ही पर बताने से होच-पोच हो जाएगा, फिर जो है समझाने में अच्छा नहीं लगेगा, और 2 पेज पे समझा दूंगी तो आपको समझने में भी आसानी होगी, मुझे समझाने में भी। तो दूसरा आपका है च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। ये आपके हो गए सारे टोटल 52 वर्ड तो नहीं हुए, जिससे आपके जो है महाप्राण और अल्प प्राण को हम जानेंगे। यहाँ पर पहले हमने देख लिया था अघोष और सघोष को, इसमें से हमें अल्प प्राण और महाप्राण को समझना है। पहले हम इनका वर्ग लिख लेंगे कलर चेंज करके। ये आपका है क वर्ग, क वर्ग, ये आपका च वर्ग है। क से लेकर के म तक आपके स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं, और वर्ग में होने के कारण इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनके उच्चारण में जो प्राण वायु है वो संघर्ष करते हुए निकलती है, इसलिए हम इनको जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण में प्राण वायु स्वर और व्यंजन के बीच निकलती है, इसलिए हम इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में जो प्राण वायु है में उसमें गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए हम इसे ऊष्म कहते हैं या ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो ये चीज़ हमने देख लिया यहाँ पर क से लेकर के ह तक, जो आपके यहाँ पे 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये जो आपके व्यंजन हैं कुल 33 है।
33 हैं व्यंजनों की संख्या। अगर कुल व्यंजनों की बात की जाए तो फिर 39 होते हैं। फिर यहाँ पे सिर्फ व्यंजन की बात हो रही है। तो अब इसमें से हम निकालेंगे अल्प प्राण को और महाप्राण को। हेडिंग डाल लेंगे, अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में जिनके उच्चारण में प्राण वायु कम मात्रा में निकले, तो इसे हम लिख लेते हैं शॉर्ट तरीके से, प्राणवायु का कम मात्रा में निकलना, कम मात्रा में निकलना। जो प्राण वायु है उसका कम मात्रा में निकलना, यानी कि अल्प प्राण जो व्यंजन है इनके उच्चारण में जो प्राण वायु है वह कम मात्रा में निकलती है, और महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में प्राण वायु, यहाँ लिख लेंगे प्राण वायु का अधिक मात्रा में निकलना, अधिक मात्रा में निकलना। बस शॉर्ट तरीके से समझना है। अल्प प्राण में प्राण वायु जो है कम मात्रा में निकलती है, महाप्राण में जो प्राण वायु है वो अधिक मात्रा में निकलती है। तो बस इतना सा अंतर है। अब हम इसमें से निकाल लेते हैं। पहले हम निकालेंगे अल्प प्राण को, फिर हम निकालेंगे महाप्राण को। तो अल्प प्राण को अगर हम निकालेंगे तो महाप्राण अपने आप ही अलग हो जाएगा। तो निकालते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं अल्प प्राण को। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, और पांचवा, सॉरी ये जो है आपका यहाँ तक नहीं होगा, ये आपका होगा देखेंगे ये आपका पहला वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, हाँ ये आपका जो है आपका तीसरा हो गया, और ये आपका जो है पांचवा हो गया। तो ये जो पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड हो गया। इसके अलावा जो है आपका अंतस्थ व्यंजन, ये आपके जो है हो जाते हैं अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो हम इसे लिख भी सकते हैं, पतली पेन करके हम इसे लिख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन तथा अंतस्थ व्यंजन,
या इसे हम कर सकते हैं इसे हम कर सकते हैं, यहाँ पे हटा देंगे। पांचवा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन तथा स्वर, यानी कि जो अल्प प्राण हैं, अल्प प्राण क्या है, इनकी संख्या एक तरह से देखा जाए तो नंबर है इनका 135, इनका नंबर 135 है, यानी कि पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। इसके अलावा आपका जो है अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन के अलावा ये स्वर है, अंतस्थ व्यंजन और स्वर। अब इन सारों की अगर हम संख्या जोड़ ले तो देखें कितना हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे 5, 5, 10, 5, 15, यहाँ पे आपके जो है 15 हो गए, 15 4 आपके 19 हो गए, और 19 में जब हमने 11 प्लस कर दिया तो आपके हो गए 30। तो देखेंगे तो यहाँ पे जो संख्या है 30 है, अल्प प्राणों की संख्या 30 है। अल्प प्राण कितने हैं आपके? 30 हैं। अब हम जो बच गए, यानी कि जो बच गए, अब हमें उनको निकालना है। तो जितने जो बच गए हैं उन्हें देखते हैं हम। यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और प्रत्येक वर्ग का चौथा, और आपका ऊष्म व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और ऊष्म व्यंजन, और जो स्वर तो आपके अघोष में आ गए। तो अब ये देखेंगे इनकी संख्या कितनी है, 5, 5, 10 है और 4, 14। तो देखेंगे तो इसे हम पहले लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं इसे। जब पहले हमने अल्प प्राण को निकाल लिया तो जो बच गए वो आपके कौन से हैं? महाप्राण हैं। महाप्राण में क्या है लिखना है, डिफिनीशन की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण व्यंजन तथा अंतस्थ व्यंजन। बिल्कुल आसान है। जो इसमें स्पर्श व्यंजन है वो आपके 10 हैं, और जो आपका यहाँ पे ऊष्म व्यंजन है वो 4 हैं, और टोटल मिला दिया जाए तो टोटल इनकी संख्या हो जाती है 14। तो महाप्राण कितने हैं? महाप्राण 14 हैं, और जो अल्प प्राण हैं उनकी संख्या 30 है। बहुत सारे प्रश्न होंगे। अब एक तरह से देखा जाए तो महाप्राण जो है ट्रिकी तरीके से देखा जाए तो ये दूसरा और चौथे नंबर पे आते हैं, इसलिए ये 24 हो गए। और जो अल्प प्राण हैं पहले, तीसरे और पांचवें पे आते हैं, इसलिए 135। यानी कि इस तरह से भी याद कर सकते हैं, अल्प प्राण 135 स्वर, अल्प प्राण 135 अंतस्थ स्वर, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं। यानी कि अल्प प्राण है, या आप ऐसे भी ट्रिक कर सकते हैं। अगर आपने देख लिया कि यहाँ पे जो है आपका अल्प प्राण है, जिसे स्वर को डालने की ट्रिक बता रही हूँ मैं, इस स्वर कहाँ डालेंगे। यहाँ पे अल्प प्राण हो गया और यहाँ पे हो गया महाप्राण, क्योंकि ये परेशानी होती है।
अल्प प्राण महाप्राण, या उच्चारण करके, अगर उच्चारण करने की ट्रिक आपको पता है तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे आपका अघोष हो गया और यहाँ पे आपका सघोष हो गया, और यह सघोष को ही हम घोष कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? घोष भी कहते हैं। तो देखेंगे जो अल्प प्राण है और महाप्राण है, अघोष है, सघोष है। तो सघोष में अगर हम ले आते हैं स्वर को, यह स्वर है सघोष, स से याद कर लेंगे, सघोष स्वर, सघोष स्वर, यानी कि जिनके में, यानी कि जो सघोष है, जो घोष है, उसमें स्वर आ गया। तो जब सघोष में स्वर आ गया तो इधर देखेंगे कि अब यहाँ पे बड़ा जो है देखेंगे तो महाप्राण है, जिसके उच्चारण में ज़्यादा प्राण वायु निकलती है, तो हम इसे छोड़ देंगे। फिर यहाँ देखेंगे तो अल्प प्राण में आपके स्वर जुड़ेंगे। तो ये जो है स्वर जोड़ने के लिए मैंने ये ट्रिक बताई है। सघोष में जुड़ेगा स्वर और फिर इधर जुड़ेगा अल्प प्राण में। और ये जो है इसलिए जो है ये सघोष जो होते हैं इनकी संख्या 31 हो जाती है, और जो अल्प प्राण है इनकी संख्या 30 हो जाती है। इसमें जो अघोष है, जो अल्प प्राण हैं, जो महाप्राण हैं, ये आपके 14 हो जाते हैं, और जो अघोष हैं इनकी संख्या जो है 13 हो जाती है। अब अघोष और सघोष को मैंने बताया था कि किस तरह से हम बॉल को पलटेंगे तो अघोष और स्वर सघोष की संख्याएं भी हम जानेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको पसंद आती है और आपके मित्रों के एग्ज़ाम के लिए भी फ़ायदेमंद है तो अपने मित्रों में शेयर करें जितना हो सके, और लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।